जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ री एग्ज़ाम से संबंधित सामान्य भूगोल का सार वाला वीडियो है। ठीक है, इसके पहले मैंने इसके 7 वीडियो अपलोडेड हैं, ठीक है, चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। आप उसको देख लीजिए, क्रमबद्ध वाइज देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, ये जो भी इस पीडीएफ में बताया जाएगा, इसके अलावा भी मैं बहुत सारी जानकारी आपको प्रदान करता हूँ जो कि आपको आगामी परीक्षाओं में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, 1.5 की स्पीड से देख लीजिएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और पूरी सीरीज़ देखिएगा। इसके अलावा भी मैंने, जैसे ये तो मतलब जीएस दृष्टि भूगोल है ये, इसके अलावा भी मैंने हिस्ट्री का करवा रखा है। ठीक है, आपका साइंस एंड टेक का भी करवा रखा है। साइंस एंड टेक का नहीं है, इसका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का है। ठीक है, और इसके अलावा भी एक दो और है, तो आप देखिएगा उस पर। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सब देख लीजिए आप, अभी जितना भी समय है आप रिवीजन करने में लगाइए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको रिवाइज करने में हेल्प करेंगी। फटाफट इनको रिवीजन में मोड में आप देख लीजिए, 1.5 या 1.75 की स्पीड से देखेंगे तो भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो बीपीएससी की हो, अपनी यूपीपीएससी प्री हो, ये तो है ही है, आरओ री एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, कोई सी परीक्षा हो जहाँ पर आपका जीएस वगैरह पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इसको बहुत अच्छे से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसको। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर बात चल रही थी, तो ये अभी उसी कड़ी में ये अगली जो परियोजना है वो है चंबल परियोजना। ठीक है, ये किस नदी पर है बहुत पूछता है। जो परियोजनाएं हैं और उनसे संबंधित जो नदी जिस पर वो बनी है, इनसे मैचिंग में प्रश्न बहुत पूछता है। एक तरफ आपको परियोजनाओं के नाम दे देगा, या फिर स्टेट का नाम देगा, या नदी का नाम देगा, तो वो दोनों आप मतलब याद रखिए, महत्वपूर्ण है। जैसे ये चंबल नदी पर बनी है। ठीक है, ये संयुक्त परियोजना है, किसकी है? तो ये एमपी और राजस्थान। ऐसे भी पूछ सकता है कि चंबल जो परियोजना है वो किन दो राज्यों के बीच संयुक्त परियोजना है। तो आप किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे, आप तैयार रहिए उसके लिए। ठीक, चलिए, ये इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं देखिए। जैसे कौन कौन से बांध हैं वो पूछता है वो, कि चंबल पे कौन कौन से बांध हैं या इनमें से कौन नहीं है। देखिए, तो गांधी सागर बांध आपका मध्य प्रदेश में है, ये एक है जो कि मध्य प्रदेश में है। बाकी इस पे जो 3 बांध और बने हुए हैं, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, ये सब आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो ये तीनों चारों जो बांध हैं इनके नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपको मैचिंग में दे देगा, मैचिंग से पूछ लेगा कि भैया ये कहाँ पे है, ये बताइए आप। तो आपको याद नहीं रहेगा तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गया गांधी सागर बांध। ये मंदसौर नीमच की सीमा के मध्य है, मध्य प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई है ये लगभग 62.17 मीटर है। शिलान्यास इसका 1954 में हुआ था। निर्माण इसका कार्य प्रारंभ हुआ था 1957 में, और पूर्ण हुआ था ये 1960 में, याद रखिएगा। ठीक, हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में देखते हैं। महानदी पर ये बना है, महानदी पे। ठीक है, बनाई गई ये बहुउद्देशीय परियोजना है। कुल लंबाई इसकी 25.8 किलोमीटर है, बहुत लंबा है ये। ठीक है, निर्माण वर्ष ये 1948 में शुरू हुआ और 1957 में ये समाप्त हुआ, बनकर तैयार हुआ। ठीक है, लंबाई ये जो है 48 मतलब 4801 मीटर मुख्य बांध इतना ही है। वैसे तो ये पूरा है मतलब 25.8 किलोमीटर, लेकिन ये 4.8 यानी कि लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास मुख्य बांध है ये। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो लगभग 200 फीट का ऊंचा है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। टिहरी बांध देख लेते हैं। टिहरी टिहरी डैम पढ़ा होगा आपने। ठीक है, ये भागीरथी नदी पे है, टिहरी जिले में। ठीक है, मुख्य भागीरथी नदी, ये भिलांगना, भागीरथी और भिलांगना के संगम पर ये बना हुआ है। मुख्य जो उद्देश्य इसका है, भागीरथी और भिलांगना का अतिरिक्त जो जल संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण करना तथा विद्युत उत्पादन, तो मेन उसका काम ये है। योजना आयोग की स्वीकृति इसको कब मिली थी? 1972 में, और इसका जो निर्माण कार्य पूरा हुआ था 1978 में हुआ था। तो ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। परियोजना हेतु टिहरी जल विद्युत विकास निगम जो THDC की स्थापना की गई। देश का सबसे ऊंचा बांध है। तो ये स्टैटिक पोर्शन, मतलब वैसे तो सारे ही स्टैटिक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि देश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो यही है, टिहरी डैम। ठीक है, कुछ परीक्षा के दृष्टि से देख लीजिए आप। यहाँ भी है, दोनों देखिए। दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक, पश्चिम बंगाल में दुख की नदी किसे कहा जाता था? तो ये इसी को माना जाता था, दामोदर को। खैर अब तो बहुत
अब तो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। हुगली की प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो यही है, दामोदर नदी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्यन श्रेणी में जनापाव पहाड़ी उद्गम स्रोत किसका है? तो ये चंबल नदी है, जो यहाँ से इसका उद्गम होता है। चंबल नदी यमुना नदी में आके मिलती है, कहाँ पे? इटावा में मिलती है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। दामोदर घाटी नदी परियोजना के बारे में देख लीजिए। इसकी जो रूपरेखा है वो टेनेसी घाटी परियोजना यूएसए में है, उसके आधार पर बनाई गई है। दामोदर की सहायक नदी बराकर पर मैथान बांध, बहुत बार पूछा गया है, मैथान बांध किस नदी पे है? तो बराकर नदी पे। बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण ये सब हुआ है इस पे, बराकर पे। तिलैया बांध का निर्माण बराकर पे है। कोनार बांध जो है ये कोनार नदी पे है। ये सब उसी दामोदर की सहायक नदियाँ हैं। ये मैथान बांध जो है ये अवस्थिति धनबाद में है, झारखंड में। पंचेत हिल बांध, ये याद रखिएगा, दामोदर नदी पर निर्मित है। कहाँ पे है? तो ये धनबाद में है। दुर्गापुर बैराज से 2 नहरों की निकासी होती है, तो याद रखिएगा। ये बांध जितने हैं ये अलग अलग हैं, तो पूछता है। जैसे अब यहाँ पे पंचेत हिल वाला है, ये तो दामोदर नदी पे हो गया। ठीक है, इधर जो ये 2-3 दिए हुए हैं इनको भी याद रखिएगा। तिलैया ये बराकर पे है, कोनार कोनार नदी पे है। ठीक, ये यहाँ पे और भी है, बेल पहाड़ी, और ये बेल पहाड़ी भी तिलैया उस पे है, बराकर पे। तो मैचिंग दे देता है, पूछ लेता है कि कहाँ पे क्या है। देखिए और भी कुछ विविध परियोजनाएं हैं, जैसे चूका बांध परियोजना, ये क्या है? तो ये निर्माण ये भारत और भूटान के सहयोग से हो रहा है। ठीक, उत्पादित विद्युत क्षमता, विद्युत का अधिकांश जो है वो भारत को निर्यात करेगा। ये भारत उससे मतलब भूटान से खरीदेगा। ठीक है, क्षमता है 336 मेगावाट। 1991 में भूटानी प्रबंधन को प्रदत्त किया गया। ये ऊंचाई इसकी 40 मीटर है और स्थिति इसकी भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर बना हुआ है ये। ठीक है, 1974 में भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में इसको प्रारंभ किया गया। इडुक्की बांध देख लो भाई, इसके बारे में देखिए। ये केरल राज्य में पेरियार नदी पे है, बहुत पूछता है ये। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े आर्क बांधों में से एक है, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक, अवस्थिति इसकी क्या है? कुरावन माला तथा कुराथी माला पर्वतों के मध्य है। ये बांध की ऊंचाई लगभग 554 फीट है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। तेलुगु गंगा परियोजना देखिए, यहाँ पे देख लीजिए। तेलुगु गंगा परियोजना ये संयुक्त परियोजना है, किसकी है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, 4 राज्य हैं इसमें। ठीक, 4 राज्य हैं। जलापूर्ति कृष्णा नदी से इसको मिलती है प्राप्त। ठीक है, अवस्थिति आंध्र प्रदेश में है। इस पेयजल प्रदत्त होता है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई नगर को जो है ये यहाँ से पेयजल दिया जाता है, भेजा जाता है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना देखिए, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित ये निर्माण धौली नदी पर है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तपोवन और विष्णुगढ़। पोंग डैम ये देखिए, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में, अन्य नाम इसका क्या है? ब्यास डैम भी है। ब्यास नदी पर इसका निर्माण किया गया है। विशेषता इसकी क्या है? तो बांध की सहायता से महाराणा प्रताप सागर झील का ये निर्माण। अगर ये पूछे कि कहाँ पे है ये महाराणा प्रताप सागर, तो ये हिमाचल में है और पोंग डैम के पीछे बनी हुई ये कृत्रिम झील है ये। ठीक है, मानव निर्मित झील है। ऊंचाई कितनी है? 133 फीट है इसकी, ये याद रखिएगा। ठीक, अभी देखिए रिहंद परियोजना, बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है ये उत्तर प्रदेश की। ठीक है, पिपरी सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में है ये, रिहंद नदी पर है ये, रिहंद नदी है। ठीक, बांध की ऊंचाई देखिए ये 91 मीटर है। लंबाई है लगभग 934, 1 किलोमीटर के आसपास। बांध के नीचे ओबरा में 300 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत ये गृह शक्ति की स्थापना की गई है इसमें। ठीक है, बांध की जो पृष्ठभूमि में एक कृत्रिम झील है, वो कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण हुआ है ये। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है ये, मैंने बताया अभी आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना भी इसको बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक, उकाई देखिए, उकाई ये आपका गुजरात राज्य की ये बहुउद्देशीय परियोजना है। उकाई तापी जिले में है ये, ताप्ती नदी पे बना हुआ है, 300 मेगावाट की है ये। ठीक है, विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी। बबली प्रोजेक्ट देख लीजिए। बबली प्रोजेक्ट क्या है भैया? तो ये गोदावरी नदी से संबद्ध है बबली प्रोजेक्ट। महाराष्ट्र और तेलंगाना की ये अंतर राज्यीय विवादित बांध परियोजना है बबली प्रोजेक्ट। ठीक है, काफ़ी चर्चा में भी रही थी ये बीच में, अभी नहीं, बहुत पहले। देखिए यहाँ पे कुछ परियोजना दी हुई हैं, इनके संबंधित नदी और अवस्थिति, ये इसी तरीके से मैचिंग में आपको पूछेगा भी। मेट्टूर जैसे ये कावेरी नदी पे है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में। मयूराक्षी ये मयूराक्षी नदी पे है, झारखंड में है। पश्चिम बंगाल, झारखंड दोनों लाभान्वित होते हैं इससे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कनाडा या मसंजोर बांध का निर्माण, ये अगर पूछे तो कौन सा है ये? तो मयूराक्षी वाला ही है। ठीक है, पोचमपाद या पोचमपादू परियोजना ये श्री राम सागर परियोजना भी बोलते हैं, ये गोदावरी नदी पे है, तेलंगाना में है। ठीक, जायकवाड़ी ये गोदावरी पे है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, कल्पोंग जल विद्युत परियोजना ये कल्पोंग नदी में है, अंडमान निकोबार।
ये पूछ सकता है, ये थोड़ा अजीब सा है नाम तो पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। और भी देखते हैं हम लोग, ये मैचिंग वाले याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये जो अभी ये पार्ट है, इसको एक बार 2 बार, कम से कम 2 बार, मैक्सिमम तो आप जितनी बार देख सकें, लेकिन कम से कम 2 बार इसको देखिएगा। कालागढ़ बांध ये राम गंगा नदी पे उत्तराखंड में है। कोयना ये कोयना नदी पे है, महाराष्ट्र में है। तवा नदी ये तवा परियोजना तवा नदी पे है, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में। बगलिहार ये चिनाब नदी पे है, डोडा जिले में, जो JNK में। दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा नदी पे है, वलसाड़ जिला गुजरात में। गिरना सिंचाई परियोजना गिरना नदी पे है, जलगांव जिला महाराष्ट्र में। पंबा ये पंबा नदी पे है, केरल में। सुइल जल विद्युत परियोजना सुइल नदी पे है, चंबा हिमाचल प्रदेश में। दुल्हस्ती हाइड्रो, ये बहुत पूछता है, ये दुल्हस्ती चिनाब पे है, ये JNK में। राजघाट बांध परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, दोनों एक ही नाम है किसका, ये बेतवा ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, तो याद रखिएगा ये। मेजा बांध देखिए, मेजा बांध का निर्माण किस पे हुआ है, कोठारी नदी, ठीक है। कोठारी नदी कौन सी, तो ये बनास की सहायक नदी है कोठारी नदी। उद्गम स्रोत इसके दिवेर पहाड़ी अरावली से हुई है, ठीक है। और स्थापना इसकी मुख्यतः सिंचाई हेतु हुई है मेजा बांध। और अवस्थिति कहाँ है भैया, तो ये राजस्थान में है मेजा बांध, याद रखना, कोठारी नदी पे है ये मेजा बांध, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद और उनमें शामिल राज्य, तो बहुत सारे जल विवाद चलते हैं, ठीक है। ये जितने भी मतलब कुछ नदियां हैं, जितनी भी नदियां हैं, अब एक राज्य में तो बहुत सारी नदियां हैं जो एक से अधिक राज्यों में बहती हैं, ठीक है। तो उनमें अधिकतर करके जल बंटवारे को लेकर के विवाद है, चाहे वो कृष्णा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, यमुना हो, कोई सी भी हो, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे ये अंतर्राज्यीय जल विवाद, एक तो महादायी जल विवाद है, ये इसमें 3 है, ठीक है। गोदावरी वाला बता ही दिया मैंने, 5 हैं इसमें। नर्मदा वाले में 4 हैं, महानदी में 2 हैं, तो अलग अलग में अलग अलग लोग हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ है ये बता दूंगा मैं आगे आपको। देखिए तुलबुल वाला देख लीजिए, नौवहन परियोजना देखिए, ये JNK में बनाई जा रही है, ठीक। संबंधित नदी है झेलम पे बनेगी ये, पाकिस्तान में। ये वुलर बैराज 3, प्रारंभ वर्ष इसका 1984। संबंधित झील ये वुलर झील, ठीक, तो ये उसी में है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इसमें ये भी देखिए कुछ और भी है परियोजना। इडुक्की ये देखिए पेरियार पे, आगे भी पीछे बताया था, ये केरल में है। माता टीला बहुत पूछता है, ये बेतवा नदी पे है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, तेलंगाना की सीमा पर है, ठीक। कृषि के लिए देखते हैं, आगे चलते हैं। अभी तक परियोजनाओं के बारे में हमने देखा था, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, अभी हम कृषि में देख लेते हैं ये, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि, अब देखते हैं इसमें 45.5% कृषि क्षेत्र से रोजगार जो है वो प्राप्त होता है। देश की कुल आबादी जितनी है उसका जो है 45.5% ये जो है कृषि रोजगार देता है। तो ये कहाँ है, ये PLFS का जो डाटा आता है 21-22 का, उसके डेटा के अनुसार ये बताया गया है। 54.6% देश का कार्यबल, यानी कि लगभग 55% कार्यबल जो है वो कृषि क्षेत्र से संबंध है। एक तो होता है कृषि और एक होता है कृषि क्षेत्र, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में क्या है, बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड हो जाती हैं, तो वो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आर्थिक समीक्षा 2021 में दिया गया था ये, ठीक। 15.5% GVA में हिस्सेदारी अभी बढ़ गई है थोड़ा सा, ठीक है। अभी GVA में जो अभी इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2023-24 वाला आया है, ठीक है, उसमें जो है 17.7% है, ठीक है। ये किसका, कृषि का। अगर विनिर्माण क्षेत्र की बात करते तो ये 27.6 और सेवा का 54.7%, ये GVA में योगदान याद रखिएगा, ठीक है। भारत के योजना आयोग द्वारा वर्ष 1989 में, ये 1989 में मृदा वर्षण तापमान उच्चावच जल संसाधनों की आदि कृषि जलवायु कारकों की समानता के आधार पर भारत को 15 वृहद कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। तो याद रखना कितने जलवायु प्रदेशों में है, तो 15, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारत में देखिए नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, तो ये कैसे, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे ने भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी और 60 जो है कृषि उप क्षेत्रों में, पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया है, ठीक है। तो ये दोनों पूछा जाता है, ये पूछ लेता है, ये ऐसे ही मतलब सेंटेंस में दे देगा आपको, वाक्य बना के दे देगा, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। 60 को इधर कर देगा, 60 को इस तरफ कर देगा, 20 को यहाँ कर देगा, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, कृषि पारिस्थितिकी बोले तो 20 और कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र बोले तो 60, उप क्षेत्र में ज़्यादा हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। 15 ये जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं ये कौन कौन से हैं, याद रखिएगा। पश्चिमी हिमालय श्रेणी, पूर्वी हिमालय श्रेणी, निम्न
मैदानी क्षेत्र, मध्य गांगेय मैदानी क्षेत्र, उच्च गांगेय क्षेत्र, गंगा पार मैदानी क्षेत्र, पूर्वी पठार पर्वतीय क्षेत्र, मध्य पठार पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया। इधर आप देखिए पश्चिमी पठार पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी पठार पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र, ये पश्चिमी तटीय मैदान क्षेत्र। ठीक है, गुजरात के मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र और ये द्वीपीय क्षेत्र। प्रत्येक पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है, ये याद रखिएगा। तो ये 15 जो जलवायु क्षेत्र हैं, ये कृषि जलवायु क्षेत्र, इनको याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये 15 हैं। यूपी में बताइए कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, आप कमेंट करके बताइए आप फटाफट। ठीक है, देखिए अब भारत में हरित क्रांति, हरित क्रांति देखते हैं क्यों आई, किस लिए आई, कैसे हुआ। ठीक है, तो इस मतलब कौन इसके जनक रहे, क्या क्या चीज़ें हुई इसमें, ये आपका मेंस का भी टॉपिक है, मेंस का भी टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसमें इसको अच्छे से समझिए, तो आपको मेंस में भी ये काम आएगा। देखिए भारत में जो हरित क्रांति है उसके जनक जो है वो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इन्होंने ही मतलब प्रयास किया, इनके और भी अन्य लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से इनको जनक माना जाता है। ठीक है, पहला चरण जो है वो जब शुरू हुआ था ये, तो 1966 से लेकर 81 तक चला है। ठीक है, और ज़्यादातर आपका ये हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में ये पहले चरण में यहीं पे लागू हुआ था ये। ठीक है, सर्वाधिक जो है वो लाभ किसको हुआ था, गेहूं की फसल को, इसकी उत्पादन और उत्पादकता में बहुत मतलब तेज़ी से वृद्धि हुई, अधिक वृद्धि हुई बहुत। ठीक है, गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया इसमें, और यहाँ पे हाई यील्ड जो वैरायटीज़ ये यूज़ किए गए, प्लस जो उर्वरक, फिर पानी की जो सिंचाई की जो व्यवस्था है उसको बेहतर किया गया। ठीक है, तो वो ये 3-4 चीज़ें मिल करके और कृषि में जो है वो एक क्रांति ला दिया, तो वही है ये हरित क्रांति। क्योंकि भारत जब आज़ादी के बाद जो है ऐसा समय था जबकि खाद्य जो आयात निर्भरता बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, अब तो भारत ऐसा हो गया है कि कृषि अधिशेष हो गया है और भारत जो है वो निर्यात भी करता है। अगर आप देखिए कि एक समय ऐसा था कि हम गेहूँ या और अन्य जो खाद्य पदार्थ होते थे उसको हम आयात करते थे, और अभी हम निर्यात करते हैं, वो भी थोड़ा बड़ा नहीं। अभी अगर आप पिछला 2021-22-23 का देखें तो लगभग $51 बिलियन का निर्यात किया है हमने। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं होता, ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसका जो दूसरा चरण है वो 1981 से 95 तक चला। ठीक है, ये देश के लगभग सभी क्षेत्रों में शुरू हुआ। पहला वाला जो था वो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये इन्हीं 3-4 जगहों पर ये हुआ। ठीक है, दूसरे में लगभग पूरे देश में ये चीज़ अपनाई गई। ठीक, तीसरा चरण जो है वो 1995 से प्रारंभ हुआ, ये भी। ठीक है, तो ये है, याद रखिएगा। तो इसमें जो 3-4 चीज़ें हैं वही मेन है। ये मुख्य जो इसमें पादप था वो मैक्सिकन प्रजाति का जो गेहूँ था उसको लगाया गया। सिंचाई की सुविधाओं का पर्याप्त विकास किया गया। ठीक है, जैसे चाहे वो नहर के थ्रू हो या ट्यूबवेल वगैरह हो। ठीक है, अभी आजकल तो पंप सेट वगैरह ये सब लगते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ों का और उर्वरकों का प्रयोग, तो इसकी वजह से बहुत तेज़ी के साथ उत्पादन और उत्पादक क्षमता बढ़ी। हालांकि ये बात दूसरी है कि हरित क्रांति के जो निगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं वो भी उभर कर सामने आ रहे हैं अभी, तो वो भी ध्यान देना है। और ये भी, बिना आप हरित क्रांति को लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन एक मध्यम मार्ग अपनाकर हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, ये पूछता है ये। ठीक है, मुझे लगता है ये इससे 2-3 बार प्रश्न पूछ चुका है, 1-2 साल के रेगुलर इंटरवल पर पूछ चुका है इस पे मेंस में। ठीक है, और प्री में तो बहुत बार पूछता है ये कि जनक कौन है, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो ये देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है ये उद्घाटन करता ये कौन सा रहा पहले तो ये गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रहा। ठीक है, प्रारंभिक नाम इसका था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। स्थापना स्थल इसका पंतनगर में था। ठीक है, 1960 में, और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, युग्म पैदावार क्या है, तो एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें, मतलब एक ही फसल एक ही जगह पे आप 2 बार उगा लीजिए, तो वो युग्म पैदावार हो गई। ठीक है, मिश्रित में क्या है, मिश्रित खेती में तो एक तरफ फसलों का उत्पादन और पशुपालन को बढ़ावा देना, तो ये सब किस कृषि संबद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, कृषि, ये पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। ठीक है, ये सब हो गया, वानिकी हो गई, जितनी भी है, तो ये सब उसमें आती हैं। ठीक, ये देखिए अब इसमें क्या दिया हुआ है, सर्वाधिक उर्वरक, एनपीके जो उर्वरक होते हैं मेन,
उनका उपभोग करने वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं 21-22 के हिसाब से। तो पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे कर्नाटक और फिर पंजाब, याद रखिएगा। परीक्षा उपयोगी तथ्य देखिए, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा भैया? तो MS रंधावा ने। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 14% होनी चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तो ये वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये तीनों बैंकों के द्वारा किया जा रहा है ये, ठीक है। हरी खाद वाली फसलों से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा 0.49 पाई जाती है, किसमें? सबसे ज़्यादा बोड़ा या लोबिया में, लोबिया देखा होगा आपने, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। सिक्किम देखिए, सिक्किम के बारे में कुछ कथन वो दिया हुआ है, कुछ पॉइंट। ये पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी राज्य है, बिल्कुल आपने देखा होगा। लगभग 10% कुल भूमि का कृषि कार्य हेतु ही उपलब्ध है और लगभग आधा जो है भूभाग जंगलों से घिरा हुआ है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे 125 सेंटीमीटर होती है, ठीक, ये याद रखिएगा। बेसिकली इसको इसलिए यहाँ दिया हुआ है कि ये पहला राज्य है जो कि पूरा एकदम ऑर्गेनिक कृषि ये करता है ये, ठीक, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक उपभोग 5 राज्य कौन कौन से हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से? तो ये तेलंगाना है, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश, बिहार और हरियाणा, ठीक, याद रखिएगा। ओवरऑल में तो यूपी है, लेकिन वैसे देखा जाए तो तेलंगाना है। फर्टिगेशन का संबंध किससे है भाई? तो जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई करना फर्टिगेशन कहलाता है, याद रखिएगा। घुले उर्वरक से सिंचाई द्वारा पौधों में पोषकों की मात्रा अवशोषित ये लगभग 2 गुनी हो जाती है। मुख्यतः नाइट्रोजन, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है तो फर्टिगेशन विधि में, ठीक है। कृषि में शून्य जुताई का क्या अर्थ होता है? शून्य जुताई आपने सुना होगा, तो खेत की जुताई किए बगैर अगली फसल उस पर बो देना, ठीक है। यानी कि आपने गेहूं या धान की फसल काटी और उसकी जुताई उताई कुछ नहीं, फिर वो अगली भी लगा दिया उस पर, ठीक है, तो ये है। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको बोलते हैं, तो ये पंजाब रहा है। पुनर्भरण योग्य जल संसाधन में संपन्न भारतीय राज्य कौन सा है? तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, ठीक, याद रखिएगा इसको। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं इससे संबंधित? तो देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना है, सूक्ष्म सिंचाई वगैरह को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना है, ठीक। उद्देश्य क्या है इनका? तो ये सतत मिट्टी की उर्वरता सुधारना, पानी की बढ़ी हुई क्षमता प्लस सिंचाई के लिए जो उपयोग में सुधार, जैविक खेती को समर्थन देना, ये सब है इसके, ठीक है। भारत के 15 बृहद कृषि जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं? वो तो बता ही दिया खैर हमने, वो इतना ज़्यादा ये नहीं है। तो ये पश्चिमी हिमालय श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? ये लद्दाख, हिमाचल, जम्मू और ये उत्तराखंड, ठीक है। ये 6वें नंबर पर जो गंगा पार मैदान है, ये चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। फिर ये दूसरा जो पूर्वी हिमालयी श्रेणी है, इसमें ये त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, ये है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी देख लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ पे पूर्वी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र में जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये महाराष्ट्र, ठीक है। मध्य पठार और पर्वतीय क्षेत्र में देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। निचली गंगा का मैदान ये पश्चिम बंगाल, मध्य गंगा वाला ये उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया। ऊपरी गंगा में ये उत्तर प्रदेश वाला कुछ क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। पश्चिमी पठारी क्षेत्र में ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है। दक्षिण पठारी पर्वतीय क्षेत्र में देखिए तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इधर देखिए 12वें पे पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप सिर्फ 15 होते हैं ये याद रखिएगा बेसिकली, और आप उससे थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा लेंगे। जो मैप उसमें बना के दिखाया हुआ था ना, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। गुजरात के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र तो गुजरात और दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये सब हो गया। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में राजस्थान ही आ जाता है। द्वीपीय क्षेत्र में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप 2 ही हैं, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में आंध्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये आ गया आपके, ठीक है। फिर यहाँ पे हरित क्रांति की बात करते हैं जो वैश्विक स्तर पर, ठीक है। तो नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये वैश्विक, भारत में तो MS स्वामीनाथन कहे जाते हैं जनक, और वैश्विक स्तर पे पूछे तो ये नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। वर्ष 2006 में इनको भारत में सम्मान दिया गया था पद्म विभूषण दे करके, ठीक है। इनका जन्म हुआ था ये 1914 में USA में, ठीक। इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है, किसके लिए? शांति के लिए, ठीक है। और कांग्रेसनल गोल्ड मेडल भी दिया गया है इनको। इन्होंने उच्च उत्पादकता वाली जो है बीज, गेहूं की बीज जो है ये विकसित की थी, ठीक। तो मैक्सिको में ये काम करते थे नॉर्मली वहाँ पे, ठीक है।
देखिए यहाँ पे कृषि संगणना ये 2015-16 के अनुसार सीमांत कृषि भूमि जोत जो है वो 1 हेक्टेयर से कम होते हैं तो बोलते हैं ना कि सीमांत कृषक कहे जाते हैं वो, ठीक है। सीमांत, छोटी जोत 1 से 2, अर्ध मध्यम ये 2 से 4, मध्यम 4 से 10, बड़ी जोत जो है ये 10 से 10 हेक्टेयर से अधिक, ठीक। तो याद रखिएगा, वो कई बार मैचिंग में पूछ लेता है। गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा, तो पड़ा था चावल की खेती पर। भारत में सर्वप्रथम जीरो टिल बीज सह उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया, कहाँ पे, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, अब तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। भारत में 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर द्वारा वर्गीकृत किया गया इसको, ठीक है। और 60 क्या है उसमें उप क्षेत्र हैं इसी के, ठीक। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश, पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र, पश्चिमी मैदान कच्छ काठियावाड़ प्रायद्वीप का हिस्सा गर्म शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र, दक्कन का पठार गर्म शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र उप क्षेत्र, ये सब है, ठीक है। गर्म अर्ध शुष्क वाले कहाँ कहाँ हैं ये देख लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको बस आप एक बार ऐसे देख लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे इतना डीपली इस तरीके से नहीं पूछेगा। गर्म उपाद्र वाले में कहाँ पे हैं ये देख लीजिए, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। प्रति आर्द्र में देखिए ये, ठीक है, ये देख लीजिए इसको, जहाँ बहुत महत्वपूर्ण है वही चीज़ मैं बताऊँगा, ये कोई कभी पूछा नहीं जाएगा ये, ठीक है। वो दे दिया है वो, लेकिन पूछा नहीं जाएगा, ये महत्वपूर्ण है, इससे हर बार एक प्रश्न पूछता है, 110% इससे एक बार एक प्रश्न आपसे पूछेगा। श्वेत क्रांति ये दुग्ध से है, नीली मत्स्य पालन से, काली पेट्रोलियम उत्पादन से, पीली आपका तिलहन से, सुनहरी ये फल और सब्जी से, ठीक है। गुलाबी ये मांस मछली और प्याज, ये दिनों के लिए है, ठीक है। मांस और झींगा मछली प्याज उत्पादन, ये गुलाबी अगर बोले तो ये तीनों कोई सा भी दिखे लगा देना। गोल ये आलू क्रांति, आलू के लिए है हरित क्रांति पूरा अगर बोले तो खाद्य के लिए। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन दोनों के लिए है। ग्रे जो है वो उर्वरकों के लिए है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से 100% एक प्रश्न आपको मिलेगा ही। खाद्यान्न फसलें देखिए 3 होती हैं, शस्य फसलें यानी शस्य ऋतुएँ कह सकते हैं आप। 3 शस्य ऋतुएँ भारत में हैं। एक तो रबी वाली, ठीक है, जिसमें कि ठंडी जब आती है उस समय जब ये लगाई जाती हैं तो रबी होती हैं। जैसे अभी क्या है, अभी जो सीज़न चल रहा है खरीफ फसलों का है ये, अभी खरीफ फसलें कटेंगी और उसके बाद रबी जो है वो लगाई जाएंगी, ठीक है। गेहूँ, सरसों, मटर, चना ये सब, ठीक। खरीफ की फसलें वो जब मानसून आता है उस समय लगाई जाती हैं, ठीक है, जून जुलाई इस टाइम पे। जायद वाली वो बीच में लगाई जाती हैं, अप्रैल के बाद मई जून में ये सब लगाई जाती हैं और उसी 1 ही 2 महीने में ये सब काटी और बेची भी जाती हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कौन कौन सी चीज़ें हैं ये पूछता है, इससे भी एक प्रश्न आपका बनता है। तो देखिए जैसे रबी की फसलें क्या है कि ये बुआई इसकी होती है अक्टूबर से नवंबर में, मैंने बता दिया आपको। कटाई है आपका मार्च अप्रैल में, ठीक है। प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू ये सब हो गई। देश के विस्तृत भाग में इसकी बुआई होती है। फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा है इसको बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, ठीक है। लेकिन कई बार नुकसान भी होता है अगर कुसमय बारिश हो जाए तो, जब ज़रूरत नहीं है। गेहूं की प्रमुख जो फसलें हैं, किस्म से बहुत प्रश्न पूछता है कि कौन सी किस्म किसकी है, तो ये भी याद रखना। सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, गोमती ये सब गेहूं की हैं, ठीक। गेहूं कृषि हेतु औसत वार्षिक जो तापमान है वो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस, औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 50 से 75, ठीक है। 2022-23 के हिसाब से भारत में गेहूं की कृषि जो है वो 30.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर हो रही थी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा ये महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। पहला कौन सा है, चावल है, ठीक। परीक्षा की दृष्टि से देख लो भैया, गेहूं की बौनी प्रजातियां कौन सी हैं, ये लार्मा रोजो, सोनारा 6463, मेयो 64 और S227, नोरिन 10 भी है। गेहूं के बौनेपन का जीन है ये नोरिन 10। मैक्रोनी गेहूं भी है। असिंचित परिस्थितियां, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ये मैक्रोनी वाला लगाया जाता है ये, ठीक है। कल्याण सोना भी है, गेहूं की एक उन्नत किस्म है, कल्याण सोना आपने सुना होगा, ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, गेहूं और राई के मध्य संकरण से टिट्रिकेल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली जो फसल है वो धान है, और धान और गेहूं दोनों। गेहूं की सिंचाई की ताज निकलने की अवस्था क्या है, तो सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था में। गेहूं की बुआई बुआई के 20-25 दिन बाद आती है ताज निकलने की अवस्था, ठीक। भारत सरकार ने वर्ष 1998 में 15 लाख टन गेहूं आयात का समझौता किया था, किससे, ऑस्ट्रेलिया से। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, तो ये टिट्रिकम ड्यूरम करके है, ठीक है। ब्यूटाक्लोर एक
शाकनाशी है ये याद रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, भारत में गेहूं उत्पादक शीर्ष 3 राज्य कौन है? ये 22-23 के हिसाब से अभी भी लगभग वही है, ये 23-24 वाले में भी यही है, ठीक है, सेम यूपी, एमपी, पंजाब। गेहूं की फसल के प्रमुख रोग देख लीजिए, रोग से भी एक प्रश्न आपका बनता है, पूछता है उसमें, तो इससे भी याद रखिएगा। रस्ट हो गया, इसमें 3 टाइप का होता है, पीला, भूरा, काला, ठीक है। ये बरनाल बंट भी है, करनाल बंट, कवक, टिटेलिया इंडिका और ये है, ठीक है। सर्वप्रथम ये 1931 में आया था। खरीफ की फसलें देखिए, इसमें क्या है, तो इसकी बुआई का समय जो है मानसून के आगमन पर, मैंने बताया आपको, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं ये। प्रमुख फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब हैं। चावल में अभी ये चेंज हो चुका है भैया, इसको मत देखिए, आप लेटेस्ट वाला देखिएगा। तेलंगाना नंबर 1 पे आ गया है, मतलब काफ़ी इकोनॉमिक सर्वे में जो है तेलंगाना है, फिर यूपी है और पश्चिम बंगाल है, मतलब यूपी दूसरे पे ही है, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है वो 3rd पे चला गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तेलंगाना चौथे से 1st पे आ चुका है इसमें, ठीक। चलिए देखिए, धान जो है उष्णकटिबंधीय फसल है ये, दक्षिण पूर्व एशिया में 25 डिग्री सेल्सियस इसका औसत तापमान चाहिए, आवश्यक वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, सबसे महत्वपूर्ण फसल है। उसके बाद गेहूँ, भारत में धान की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य, जो उत्पादकता और उत्पादन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि प्रति हेक्टेयर में जो अधिक मात्रा में उत्पादित होगा वो उत्पादकता कहलाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। दक्षिण भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है ना, केजी बेसिन, ठीक है, उसको बोला जाता है, ठीक। यहाँ देखिए, चावल की खेती सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है, तो यूपी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये सही है, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। धान की खेती का मुख्य क्षेत्र, तो ये उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये सारे ही हैं, ठीक है, लगभग पूर्व मतलब इधर दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, सब जगह ही होता है, ठीक है। धान की प्रमुख किस्में, इनको जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछता है। पूसा सुगंधा 5, जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, रत्ना, बाला, अन्नपूर्णा, पद्मा, विजया, हंसा, ये सब धान की प्रमुख किस्में हैं। इनको 2-3 बार रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अलग से लिख लीजिएगा इनको, ठीक है। अब देखते हैं हम धान की प्रमुख संकर प्रजातियाँ, तो ये भी याद रखिएगा, धान की जो प्रमुख संकर प्रजातियाँ हैं, पूसा RH10 है, गंगा है, सुरुचि है, सह्याद्री है, पूसा सुगंधा है, KRH है, ठीक है। परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य देख लीजिए। बासमती धान की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता हेतु उपयुक्त बीज दर कितनी होनी चाहिए, तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर है तो उसमें इतना चाहिए आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बरानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का, सम्राट, लालमती, ये धान की प्रजातियां हैं। नीलहरित शैवाल, एजोस्प्रिलियम, फास्फोबैक्टीरिया, एजोला आदि, ये सब चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव ये हैं, उर्वरक हैं। ये पूछता है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा धान के लिए जैव उर्वरक हैं ये, तो ये याद रखिएगा। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान की खेती का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, तो बीज की कम आवश्यकता के लिए, ठीक है, मीथेन का कम उत्पादन हो, बिजली की कम खपत हो, इसलिए। मूंग और उड़द जैसी फसलें जायद में मुख्यतः उगाई जाती हैं, सिंचित क्षेत्रों में ही उगाई जाती हैं, ठीक है। कपास निगम लिमिटेड, भारत सरकार के अनुसार भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये गुजरात में होता है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो आई होप कि बढ़िया समझ में आया होगा आपको, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये वाला एक नकदी फसल जो है देख लेते हैं, एक पेज ये मतलब ये 90 वाला पूरा पेज ये ख़त्म हो जाए। मालवेसी कुल का पौधा, ये कपास। नकदी फसलें क्या होती हैं, बेसिकली जो फसल, ऐसी फसलें जिनका उत्पादन जो है वो बेसिकली व्यापारिक पर्पज़ के लिए किया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो, अब कपास कोई उगाता है तो वो व्यापारिक उसके लिए ही उगाता है, ठीक है। गन्ना उगाता है तो वो व्यापारिक गतिविधियों के लिए ही उगाता है वो, ठीक है, उसको बेचने के लिए ही, तो वो ये सब नकदी फसलें हैं, ठीक। तो इनमें जैसे ये कपास हो गया, मालवेसी कुल का पौधा है ये। भारत में दूसरी प्रमुख मुद्रादायी फसल है ये। 2 प्रमुख प्रजातियां हैं, देशज और अमेरिकन। भारत का देशज पौधा है ये, याद रखिएगा, ठीक है। कपास की संकर किस्म विकसित करने वाला विश्व का पहला देश है ये, ठीक। इसके लिए जैसे काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आवश्यक तापमान इसका 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, 210 दिन पाला रहित, ओला रहित ये होनी चाहिए। स्वच्छ आकाश, तेज चमकदार धूप और औसत वार्षिक वर्षा जो है वो कम से कम 120 सेंटीमीटर, ठीक।